गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नंबर सिस्टम बहुत से बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। और कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन लेवल का तो हमेशा लगभग 7-8 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो संख्या पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक हिसाब से जान लो मैथ का ये बेस है। तो मैथ का बेस है, मैथ की एकदम शुरुआत है। तो अगर ये मजबूत नहीं होगा तो मैथ आपको अच्छी तरीके से नहीं आएगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से अच्छा जो है संख्या पद्धति में बताऊँ। तो देखिए, संख्या पद्धति नाम से ही आप लोगों को पता चल जा रहा होगा। संख्या पद्धति मतलब यहाँ पर जितनी भी बातें होंगी वो सारी संख्याओं पर आधारित होगी। जो भी बातें होंगी, जितनी भी बातें होंगी वो सारी जो है संख्याओं पर आधारित होगी। अब संख्याओं पर आधारित होगी तो संख्याएं जो होती हैं अब कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, उनमें हम आप लोगों को बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहली संख्या होती है नेचुरल नंबर, जो सबसे पहले आई। नंबर 1 पे आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब बात यहाँ पे आती है प्राकृतिक संख्या की, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्राकृतिक मतलब बहुत ही पुरानी, या नेचुरल मतलब जो एकदम नेचुरल ही हो। जैसे आप किसी से कहेंगे आप कोई गिनती सुनाइए तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि 0 से स्टार्ट करे। वो 1 से ही स्टार्ट करेगा और 1 से स्टार्ट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतनी जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, मतलब एकदम नेचुरल ही तरीके से इसको लोग बोलते हैं। जैसे आप किसी से गिनती सुनाने के लिए कहेंगे तो वो 0 से नहीं स्टार्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति हो 1 से स्टार्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है उसके अंदर, मतलब वो नेचुरली बात उसके अंदर से निकलती है। तो इस तरीके से मतलब जब नेचुरल की तरीके से इसकी शुरुआत होती है तो एक ही से वो गिनेगा। ये ऐसा नहीं कि मतलब 0 से स्टार्ट करेगा, एक ही से वो गिनना स्टार्ट करेगा, 0 से नहीं करेगा। तो जब नेचुरल तरीके से इसकी शुरुआत होती है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। बस ध्यान देना है हम लोग को कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेकर केवल 8 तक ही होती, 9 तक ही होती हैं, 9 से ज़्यादा नहीं होती हैं। अब 9 तक ही केवल संख्याएं होती थी। फिर इनके बाद जो है आप लोग जानते ही होंगे, फिर इसके बाद 0 की खोज हुई। तो 0 की खोज होने के बाद 0 की खोज, हाँ 0 की खोज किसने किया था, ये एक प्रश्न भी बनता है। तो ये प्रश्न हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे इसको, लेकिन आप लोग को ध्यान देना है कि 0 की खोज किसने की थी। अगर कमेंट में बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल आप सभी लोग जानते हैं। होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। होल मतलब पूर्ण संख्या, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है?
होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो जब जीरो आ गया ना, तो जब जीरो से संख्याएं स्टार्ट होने लगी, जैसे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, से डैश डैश डैश, ये अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी ये संख्याएं। अब जीरो से स्टार्ट हुई तो अनंत तक जा सकती थी, लेकिन जब जीरो नहीं था तो केवल 9 तक ही जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो आ जाने से संख्याएं पूर्ण हो गई। जब तक जीरो नहीं था संख्याएं तो वही हैं, जब तक जीरो नहीं था तो केवल 9 तक गिना जाता था इन्हें। लेकिन जैसे ही जीरो आया तो संख्याएं अनंत तक जाने लगी, मतलब जीरो आने से संख्याएं पूर्ण हो गई। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत जीरो से होती है, या फिर ऐसी संख्याएं जो जीरो आ जाने के बाद पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 375, अब इन्हीं में से तो आ रहा है, इन्हीं में संख्याओं में से तो बना हुआ है। जीरो नहीं होता तो इतनी संख्याएं बनती ही ना। अब आप लोग कहते होंगे इसमें जीरो कहाँ है, तो जीरो यहाँ पर है। जैसे इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 300, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 5। इतनी संख्याओं को हमने जोड़ा है तभी आया हुआ है। तो जीरो है कि नहीं है, जीरो तो है ना, इसीलिए बता रहा हूँ। तो जीरो आने से ये संख्याएं जो है पूर्ण हो जाती हैं, और हम कितना भी लिख सकते हैं, और जितना भी लिखेंगे सब इन्हीं में से ही रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, हम फिर से इसको पढ़ा देंगे। पर ध्यान दीजिए बस क्या नहीं है इसमें जो समझ में नहीं आएगा, एकदम आसान तो है। कोई भी संख्या पूर्ण हो रही है मतलब जीरो है उसमें, मतलब जीरो आ जाने से संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अब इंटीजर्स की। 3 नंबर पे आते हैं इंटीजर्स। जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया सा वर्ड है पूर्णांक। अब पूर्णांक की पहचान कैसे हुई, तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम इसको एक अच्छे से समझाते हैं, कहानी नुमा समझाते। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है। अब कोई व्यक्ति उसके यहाँ से सामान उधार लेकर गया। मान लीजिए उसने 10 रुपये का सामान जो है लिया, 10 रुपये का सामान लिया, और मान लीजिए उसे किसी ने 10 रुपये जो है दिया। अब लिया दिया, अब जब वो शाम को हिसाब करने लगा तो पता चला जो है ये लिया दिया क्या है, ग्राहक ने मुझसे लिया, या जो है मैंने ग्राहक से लिया, ग्राहक ने मुझसे लिया या ग्राहक ने मुझसे लिया। तो इसमें कन्फ्यूजन होने लगी। दिया मतलब 10 रुपये, 10 रुपये ग्राहक ने मुझे दिया या मैंने 10 रुपये ग्राहक को दिया, दिया में तो दोनों बात आ रही है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन होने लगी, कौन लिया है कौन दिया है। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होने लगी। जैसे 10 रुपये लिया लिख दिए, अब कौन ले रहा है, 10 रुपये मैं ले रहा हूँ ग्राहक के तौर पर, या 10 रुपये दुकानदार ले रहा है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। या फिर दिया की बात आ जाए, 10 रुपये मैंने दिया या 10 रुपये जो है ग्राहक ने दिया। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होने लगी। तो इसको जो है फिर क्या किया, जब इनको सिंबलों से दर्शाने लगे, मतलब निशान से जब दर्शाने लगे, जैसे जब +10 लिख दिए लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने +10 रुपये मतलब किसी से लिए हैं, दुकानदार ने किसी से 10 रुपये लिए हैं। अब जब -10 रुपये लिख दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है उसने किसी को 10 रुपये दिया है। तो इससे साफ हो गया, मतलब प्लस में हो रहा है मतलब हमारे पास धन आ रहा है, माइनस में हो रहा है मतलब हमारे से पास से धन क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए संख्याओं को फिर इनके आधार पर लिखा जाने लगा। तो जब प्लस और माइनस के साथ संख्याओं को लिखा जाने लगा, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से जब लिखा जाने लगा
माइनस में भी हैं और प्लस में भी हैं। तो जब इस तरीके से संख्याएं जब बन गई तो इन्हीं को कहा जाता है इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। मतलब ऐसी संख्याएं जो प्लस और माइनस दोनों में होती हैं या प्लस और माइनस दोनों के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर अब हम बात अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी संख्याएं मतलब पाई जाती थी, कुछ संख्याएं ऐसी होती थी जिनके गुणज होते थे और कुछ संख्याएं ऐसी पाई गई जिनके गुणज नहीं होते थे। तो जिनके गुणज होते थे उनको भाज्य संख्या कहा गया और जिनके गुणज नहीं होते थे उनको अभाज्य संख्या कहा गया। जैसे अभाज्य संख्या में क्या होता है कि इनके केवल दो ही गुणज होते हैं, एक और वो खुद ही। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, जिसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब 2 को हम किस तरीके दिखा सकते हैं, 2 गुणे 1 2 ही आएगा। मान लो लिख दिया यहाँ पे 3, तो 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1 3 ही आएगा। 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 5 लिख दिए तो 5 का जब बनेगा तो 5 गुणे 1 होगा। 6 लिख दिए तो 6 का जब बनेगा, 6 नहीं होगा, 7 लिख दिए तो 7 का 7 गुणे 1 होगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणज हो, दो ही गुणज तो आ रहे हैं, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणज होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणज होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणज होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 गुणे 1 हो गया, दो ही गुणज आ रहे हैं, तो पूरी कंडीशन में दो ही गुणज पाए जा रहे हैं, तो इन्हें जो है अभाज्य संख्या कहा जाएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं जो है कंपोजिट नंबर की। तो बात करते हैं अब हम जो है आगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर मतलब इसको कहा जाता है हिंदी में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जैसे मान लो इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी यही तो है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। या ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो है ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो 2 ही होगा वो। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पहली अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या यही तो है, 2 ही तो है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा कभी पूछा भी जा सकता है, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहली जो है वो भी क्या है, 2 ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे पहली अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। बात करते हैं भाज्य संख्या की, तो भाज्य इसी का अपोजिट होगा। इसके केवल 2 गुणज होते हैं, उसके 2 से अधिक गुणज होंगे बस। मतलब ये कह सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए क्या, 4 लिख दिए, तो 4 को हम सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 1। 6 लिख दिए तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 1। 8 लिख दिए तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। और 9 लिख दिए तो होगा 3 गुणे 3 गुणे
1। देखो 2 से अधिक गुणज है, 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 तो 2 से अधिक गुणज है तो भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज पाए जाते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज पाए जाते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज पाए जाते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लो इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या है, आप लोग देख रहे हैं सबसे छोटा कौन सा है, 4 ही तो है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो है सबसे पहली अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, वो भी क्या है, 4 ही है। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या चाहे हम कहें चाहे सबसे जो है पहली अभाज्य संख्या कहें, दोनों क्या है, 4 ही है, क्योंकि पहली भी यही है और सबसे छोटी भी यही है। चलिए अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होता है, मतलब जिसे हम सम संख्या कहते हैं। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को ठीक से, सम संख्या, जिसे हम सम संख्या कहते हैं। तो अब सम संख्या क्या होती है, आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में जो है 0, 2, 4, 6, 8 इतनी संख्याएं पाई जाती हैं वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, चाहे जो भी हो। जैसे मान लो यहाँ पर देखिए 0 पाया गया मतलब ये सम है, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखोगे आप, बस लास्ट में अगर ये मिल रहा है, ये सारी संख्याएं मिल रही हैं तो वो सम होगा। जैसे 0 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, तो ये दोनों सम संख्याएं हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे मतलब जान सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये बनेगा कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यह संख्याएं पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो है ऑड नंबर की। ऑड नंबर की जिसे हम कहते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। तो जाहिर सी बात है विषम संख्या क्या होगा, तो इसका भी ऐसा ही बना देते हैं क्या। इनको छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है और जो है 9 बच रहा है, ये तो बच रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं पाई जाती हैं वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 375, लास्ट में 5 है, विषम संख्या हो गई, हमें कुछ करना ही नहीं है। बहुत से लोग 2 से भाग करते हैं, नहीं करता है तब विषम मानते हैं। तो ये सब छोटे क्लासों में होता था, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आपको देखना है बस तुरंत बता देना है, इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को वहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो लिख दिए, अब लास्ट में क्या पाया गया, 1 पाया गया। लास्ट मतलब ये होता है, नहीं तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, लास्ट मतलब ये। तो अंतिम संख्या, अगर अंतिम संख्या में अगर जो है 1, 3, 5, 7, 9 पाया जाएगा तो मतलब वो विषम संख्या होगी। और 0, 2, 4, 6, 8 पाया जाएगा तो सम संख्या होगी। समझ में आया ये। चलिए अब आगे बताते हैं आप लोग को। चलिए अब आगे बात करते हैं रेशनल नंबर की, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि परिमेय संख्याएं अधिकतर बटे के रूप में पाई जाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में पाई जाती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। परिमेय संख्या मतलब बटे के रूप में, मतलब जैसे P/Q हो गया, तो P/Q ये बटे के रूप में है। लेकिन एक शर्त ये भी होती है इसमें कि यहाँ पर जो Q हो वो नॉट इक्वल हो 0 के।
अगर ये इक्वल के 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 5/2, ये परिमेय संख्या है। 5 लिख दिए, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 0/2 लिख दिए तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 2/0 कर दिए तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्यू मतलब जो इसका हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये बात ध्यान देना है आप लोग को। अंश 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो बट्टे के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में पाई जाती हैं। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अब ध्यान देना है हमें कि जो है किस तरीके से इनकी पहचान की जाएगी। मतलब मान लो यहाँ पे अगर हम 4 लिख दिए तो ये भी परिमेय संख्या है, इसके नीचे क्योंकि 1 लिख सकते हैं ना, तो ये सब ध्यान देना है हम लोग को। अब यहाँ पर जो है एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब बटे के रूप में है तो बटे के रूप में मतलब ये हुआ कि जो है नीचे वाले से ऊपर वाला विभाजित हो जाए, और विभाजित हो जाए तो विभाजित हो जाए, और अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो विभाजित ना होने के उपरांत उसकी पुनरावृत्ति हो। जैसे मान लो 5/2 है तो 2 से हम 5 को विभाजित कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 2 5 6 10, ये पूरा कट गया। परिमेय संख्या की पहचान पूरा कट जाए। या फिर जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 1/3, अब हम 3 से 1 में भाग कर रहे हैं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9 हो गया। यहाँ पे 1 बचा, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ 9 आएगा। मतलब ये 3 ऐसे आता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सेम संख्याओं की या तो पुनरावृत्ति होगी या तो फिर वो संख्या ही कट जाएगी। ये भी कंडीशन है कि सेम संख्याओं की या तो पुनरावृत्ति होगी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिसमें हर से अंश को भाग देने पर या तो वो संख्या पूरी कट जाए या फिर उस संख्या की पुनरावृत्ति हो। भाग करने पर जो भी संख्या आ रही है उस संख्या की लगातार पुनरावृत्ति हो, तो जब ऐसी कंडीशन पाई जाएगी तो वो परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसी जब कोई कंडीशन पाई जाएगी तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और ध्यान दीजिएगा जैसे मान लो अगर इसकी पुनरावृत्ति नहीं, जैसे मान लो कोई और संख्या से भाग कर रहे हैं, जैसे 0 3 5 6 7 8 इस तरीके बदलती हुई संख्याएं अगर आ रही हैं और पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तब वो अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान देना है आप लोग को। कोई भी संख्या से भाग करने पर अगर वो बदलती हुई संख्या आ रही है और पूरी नहीं कट रही है, अगर कट जा रही है, पूरी बदलती हुई संख्या आ रही है, 8 तक जाने के बाद कट जा रही है, तब वो परिमेय होगी। लेकिन 8 तक जाने के बाद और भी संख्या आ रही है और कट भी नहीं रही है, अब ऐसा लग रहा है कि ये कटेगी ही नहीं, ऐसे बढ़ती ही जाएगी, तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन कहीं अंत तक जाने के बाद जैसे मान लो यहाँ 8 तक पहुँचा, अब 8 8 8 8 आता चला जाए, तो जब 8 8 8 8 आता चला जाएगा तो मतलब पुनरावृत्ति होना चालू हो गई, तो परिमेय संख्या होगी। और अगर 8 के बाद फिर कोई संख्या है, बदल के संख्याएं लगातार आती जा रही हैं और ये कट भी नहीं रहा है, कोई फ्रैक्शन ऐसा है जब हर से भाग किए तो बदलती हुई संख्या आ रही है और कट भी नहीं रहा है, तो वो अपरिमेय के अंतर्गत आएगी। मतलब वहाँ पे संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और अगर बदलती हुई संख्या आने के बाद जो लास्ट वाली संख्या है फिर उसकी पुनरावृत्ति होने लगे, तब वो जान, और कटे भी ना, पूरा ना कटे, तब जान लो कि वो परिमेय है। परिमेय का मतलब ये हुआ कि या तो पूरा कट जाए या तो फिर लास्ट वाली संख्या जो है उसकी पुनरावृत्ति होने लगे, यही होती है परिमेय संख्या। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम फिर से इसको अच्छी तरीके से समझा देंगे। कहने का मतलब ये है, बहुत आसान तो है। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें हर से अंश को भाग देने पर
या तो वो पूरा तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए, या तो फिर लास्ट वाली संख्या की पुनरावृत्ति होने लगे। अगर पूरी तरीके से कट जा रहा है तब भी परिमेय संख्या होगी, और अगर पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, लास्ट वाली संख्या की पुनरावृत्ति होने लगी, मतलब बार बार वही संख्या आने लगी, तब वो जो है परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, मतलब जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या तो उसी का जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या था, संख्याएं पूरी तरीके से कट जाती थी और संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती थी। तो परिमेय संख्या होती, तो इसमें क्या होगा, उसी का अपोजिट, उसमें संख्याएं पूरी तरीके से कट जाती थी, इसमें संख्याएं पूरी तरीके से नहीं कटती थी। मतलब तो यहाँ पे बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या उसी का एकदम अपोजिट होगा। बस आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा, अपोजिट किस तरीके से होगा। जैसे अभी हमने बात की थी कि उसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है और संख्याएं पूरी तरीके से कट जाती हैं। ये रूल पाया जाएगा। अगर नहीं कट रही हैं तो लास्ट वाली संख्या की पुनरावृत्ति होगी, और अगर कट जा रही हैं तो कोई बात नहीं। इसमें क्या होगा, उसी का अपोजिट होगा। इसमें संख्याएं पूरी तरीके से नहीं कटेंगी और संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो पूरी तरीके से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें हर से भाग देने पर वह संख्या पूरी तरीके से नहीं कटती हैं और उनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए आप लोग, जैसे पाई आप लोग जानते हैं, पाई है। अब पाई की वैल्यू आप लोगों ने देखा होगा कि 22/7 होता है। अब इसको परिमेय संख्या कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये जो है पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, ये सही तरीके से निकाला ही नहीं जा सकता है। पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 केवल माना गया है, तो ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू किसी को नहीं पता। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं 3.14 ऐसे करके मतलब संख्याएँ आती जाएंगी। नंबर बार बार बदलते हुए आता जाएगा और कटेगा नहीं। भाग करके देख लीजिएगा आप लोग। तो जब इस तरीके से संख्याएं होंगी कि मतलब भाग करने पर जो है संख्याएं पूरी तरीके से नहीं कटती हैं और संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, मतलब जो अंतिम संख्या होती है उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरीके मतलब बहुत सारी संख्याएं ऐसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो है पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं और उनकी अंतिम संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान देना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट नंबर की। आज की जो अंतिम वीडियो का जो लास्ट है वो है जो है रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर मतलब ये होता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं, जब दोनों को एक साथ लिखा जाता है तब वही होता है रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है, रियल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें अपरिमेय तथा परिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ध्यान देना, इसमें एक नोट बनता है, नोट वाली बात बन रही है क्या। जैसे ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या
परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों संख्या ही पाई जा रही हैं। तो यहाँ पे पहली नोट में हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। या फिर दूसरी, अब ये प्रत्येक या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन जो है इसमें एक बात है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या पाई जा रही है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या पाई जा रही है, परिमेय संख्या में वास्तविक संख्या नहीं है। ध्यान देना आप लोग ये बात। लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या नहीं होती है, ध्यान देना है आप लोग को। दूसरी कंडीशन अब आप लोग को इसे बता देते हैं, ध्यान देना। दूसरी कंडीशन क्या होगी? सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तथा लेकिन या किंतु भी कह सकते हो, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। मतलब सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी पाया जाता है और परिमेय संख्या भी पाया जाता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी पाया जाता है, अपरिमेय संख्या भी पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज का वीडियो जो है इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। कल हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जो भी जिस तरीके से सवाल बनेंगे आप लोग को हम बताएंगे। बस आप लोग धैर्य रखिए, ये हमारी पहली वीडियो है। थोड़ा बहुत जो गलती भी हुई होगी माफ़ी मांगते हैं उसके लिए हम। बस ये है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझा देंगे इसको। बस ये है कि ये जो छोटी छोटी बात आज हमने आप लोगों को बताई है, अगर ये अच्छी तरीके से आप लोग को आता रहेगा तो आगे जो है जो भी बातें बताएंगे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। कल जो है नई वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोग को। नमस्कार।